दोस्तों, हाल ही में आईआईएसईआर यानी कि भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, इन्होंने एक अध्ययन किया। उस अध्ययन में पता ये चला कि प्लास्टिक को पचाने वाले जो कुछ सूक्ष्मजीव हैं, जैसे आप देखेंगे कई सारे हैं, तो उन्होंने अपने भीतर एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन विकसित कर लिया है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो सूक्ष्मजीव हैं, इन्होंने अपने अंदर जो जीन विकसित किया है, ये ऐसे जीन हैं जो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं उसके खिलाफ काम करते हैं। यानी मान लीजिए आपको एक वायरल फीवर है या सर्दी जुकाम है, तो ऐसे स्थिति में आप नॉर्मली क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं। तो जो आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं, वो जल्दी से आपके बीमारी को ठीक करने के लिए होता है। लेकिन इन सूक्ष्मजीवों में ये जो जीन विकसित हो गया है, ये उन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में काम करेंगे। उस एंटीबायोटिक्स को काम करने से रोकेंगे और आपके सर्दी जुकाम को, आपके बुखार को जल्दी ठीक होने से रोकेंगे। तो ये जो खोज है, ये अब केवल पर्यावरणीय चुनौती की तरफ ही हमारा इशारा इशारा नहीं कर रहा, बल्कि ये बता रहा है कि अब आने वाले विश्व में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट पैदा हो सकता है। अब ये न्यूज़ इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको द हिंदू ने काफ़ी डिटेल में कवर किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। माइक्रोब्स दैट डाइजेस्ट प्लास्टिक में फ्यूल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो आज के सेशन में हम इसी माइक्रोब्स और सूक्ष्म जो एंटी एएमआर है, यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, इसके बीच में क्या संबंध है, ये कैसे अगले वैश्विक स्वास्थ्य संकट के रूप में तब्दील हो सकता है, इन सारी बातों को हम जानेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि आखिरकार इस अध्ययन में क्या-क्या पता चला है। तो देखिए, अब पहले तो आप ये समझिए कि प्लास्टिक जो है, वो विश्व भर में सबसे बड़ा प्रदूषक है। और इसका एक बड़ा कारण ये है कि प्लास्टिक एक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, यानी एक ऐसा प्रदूषक जो हमारे पर्यावरण में एक लंबे समय तक बना रहता है और जल्दी डिग्रेड नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में कई सारे सूक्ष्म जीवों की खोज की गई जिन्होंने प्लास्टिक को तोड़ने के लिए अपने अंदर एक विशेष एंजाइम विकसित कर लिया। जैसे आप देखेंगे स्यूडोमोनास है, बैसिलस है। अब समस्या ये पैदा हुई कि हालिया जो अध्ययन किया गया, उसमें ये पता चला कि इन सूक्ष्मजीवों में विशेष एंजाइम तो विकसित हो गए हैं, लेकिन इन सूक्ष्मजीवों ने अपने अंदर एक एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन भी विकसित कर लिया है। और ये जीन अगर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स के माध्यम से दूसरे सूक्ष्मजीवों में फैल गए, तो इससे एक बड़ा स्वास्थ्य संकट पैदा हो सकता है। क्योंकि अगर ये सूक्ष्मजीव मनुष्यों तक पहुंचते हैं, तो वो ऐसे संक्रमण को फैला सकते हैं जिन पर सामान्य एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करेंगे। और इससे सुपर बग का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सुपर बग क्या होते हैं दोस्तों? सुपर बग ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो सामान्य एंटीबायोटिक्स के प्रति एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। तो जो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन सूक्ष्मजीवों में विकसित हो गया है, अगर इनका संक्रमण मनुष्यों तक पहुंचता है, तो एक सामान्य बीमारी के कारण भी मनुष्यों की जान जा सकती है। तो हालिया अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी दी है कि प्लास्टिक प्रदूषण अब केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये अब स्वास्थ्य सुरक्षा का वैश्विक मुद्दा भी बन चुका है, जिसके बारे में हालिया अध्ययन में पता चला। और इस प्लास्टिक प्रदूषण और स्वास्थ्य सुरक्षा यानी एएमआर, इन दोनों के संगम से जो दोहरा संकट उत्पन्न हुआ है, इस दोहरे संकट से निपटने के लिए हमें अपने नीति निर्माण में वन हेल्थ अप्रोच को शामिल करना चाहिए। वन हेल्थ अप्रोच दोस्तों एक ऐसा रणनीति है जिसमें कि स्वास्थ्य संकट हो, स्वास्थ्य चुनौतियां हो, इन सब का पता लगाने के लिए मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य, इन तीनों के बीच का जो अंतर संबंध है, इन तीनों के बीच के अंतर संबंध का पता लगाया जाता है। और फिर इस अंतर संबंध के आधार पर अलग-अलग क्षेत्र, अलग-अलग विषय, अलग-अलग समुदाय, है ना? इन सबको मिला के एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाता है और इस दृष्टिकोण का उद्देश्य होता है सभी के लिए एक स्थायी और एक संतुलित स्वास्थ्य की स्थापना करना, एक संतुलित स्वास्थ्य का निर्माण करना। तो ये होता है वन हेल्थ अप्रोच। तो इस तरीके से जो हालिया अध्ययन है, उस हालिया अध्ययन ने प्लास्टिक प्रदूषण और जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का संगम हुआ है, उसके बारे में हमें ये चेतावनी दी है कि आने वाले समय में वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए ये दोनों का संगम एक गंभीर चुनौती हो सकता है। ये अध्ययन ये हमें बताता है कि पर्यावरण और स्वास्थ्य संकट और यानी स्वास्थ्य नीति, दोनों को एकीकृत दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है। अगर हमें इस दोहरे संकट से बचाव करना है, तो हमें सख्त प्लास्टिक प्रबंधन, एंटीबायोटिक्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना, यानी जब ज़रूरी ना हो तो हम इस्तेमाल ना करें, और फिर इस दिशा में वैज्ञानिक अनुसंधान में निवेश भी कर सकते हैं ताकि हम इस दोहरे संकट से बच सकें। अब अगर दोस्तों हम अपने डिस्कशन को यहीं पे रोक देते हैं, तो ये हम हमारा जो उद्देश्य है इस पूरे डिस्कशन का, वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बार-बार मैंने आपसे एएमआर यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वर्ड के बारे में बोला है। तो अगर हम एएमआर के बारे में ज़रूरी चीज़ें नहीं जानेंगे, जैसे कि एएमआर क्या है? एएमआर के क्या-क्या कारण हैं? एएमआर के क्या-क्या प्रभाव हुए हैं?
इन जिसकी वजह से इसे अगले वैश्विक स्वास्थ्य संकट के रूप में देखा जा रहा है। भारत में इसकी क्या स्थिति है और अगर इसके प्रभाव इतने ज़्यादा व्यापक हैं तो इससे निपटने के लिए क्या-क्या नीतिगत पहलें की जा रही है और ये राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की पहलें हैं और वैश्विक स्तर पर किस तरह की पहलें हैं, इन सारी बातों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि आखिरकार एएमआर क्या है? अगर हम सामान्य शब्दों में मैं आपको बताऊं तो अगर आपके शरीर पे दवा काम करना बंद कर दे और आप जिस भी बीमारी से संक्रमित हैं वो संक्रमण बढ़ता जाए तो आप समझ जाइए कि आप में जो है वो एएमआर की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अगर इसके परिभाषा की बात करें तो एएमआर यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक ऐसी स्थिति है जब कोई भी सूक्ष्मजीव जो है वो दवाओं के प्रति, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, एंटीवायरल हो, एंटी पैरासाइटिक हो, कोई भी दवा हो, अगर इन दवाओं के प्रति एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति को हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आपने क्या समझा? एएमआर एक स्थिति है जहां पे सूक्ष्मजीव दवाओं के प्रति एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। अब इस क्षमता के विकसित करने के परिणाम स्वरूप होता यह है कि एक सामान्य से संक्रमण का इलाज भी कठिन हो जाता है और सुपर बग्स पैदा हो जाते हैं। सुपर बग्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होते हैं जो एंटीबायोटिक्स के प्रति एक विशेष प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लेते हैं। तो एएमआर के कई कारण हैं। जैसे देखें, सबसे पहला तो इसका यही है कि एएम जो एंटीबायोटिक्स हैं उसका ओवर यूज़ हम करने लग जाते हैं, इसकी वजह से एएमआर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो क्या होता है, आपको जब नॉर्मल सर्दी जुकाम भी रहता है तो या फिर वायरल बीमारी भी रहती है तो आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसकी वजह से आपके शरीर में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस उत्पन्न हो सकता है। दूसरा इसका कारण है अधूरा इलाज, यानी डॉक्टर ने मरीज को जो कोर्स दिया है उस कोर्स को मरीज बीच में ही छोड़ देता है क्योंकि उसे बेहतर फील होने लगता है। इससे होता ये है कि जो भी सूक्ष्मजीव उसकी बीमारी के कारण थे, वो सूक्ष्मजीव आंशिक रूप से बच जाते हैं और फिर वो और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो अगली बार इस इन सूक्ष्मजीवों को मारने के लिए हमें ज़्यादा मजबूत एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती है। तीसरा इसका कारण ये है कि हम मुर्गी, मछली और मवेशियों में तेज़ी से वृद्धि करने के लिए एंटीबायोटिक्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह से भी जब हम इन सबको खाते हैं, तो हमारे शरीर में एएमआर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चौथा इसका कारण है अस्पताल जनित संक्रमण, यानी अस्पतालों में आप देख ही सकते हैं कि संक्रमण नियंत्रण की कितनी कमी है। कोविड-19 के दौरान हमने अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सही वास्तविक स्थिति को देखा था। हमने देखा किस तरीके से केवल बेड की कमी होने की वजह से कई सारे लोगों की डेथ हो गई। और पाँचवाँ इसका कारण, जो कि हालिया अध्ययन ने दिखाया है, कि प्लास्टिक प्रदूषण और पर्यावरणीय कारण की वजह से भी एएमआर जो है, वो उसकी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो अगर हम एएमआर के प्रभाव की बात करें, तो इसके प्रभाव सबसे पहले तो स्वास्थ्य पे हमें ये दिखता है कि एक सामान्य सा संक्रमण भी जानलेवा बन जाता है। टीबी हो, मलेरिया हो, निमोनिया हो, इन सब बीमारियों का इलाज बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर में किसी को एक सामान्य सा बुखार हुआ और एएमआर की वजह से अगर उसकी जान चली जाए तो आप सोचिए कि ये कितना डिवास्टेटिंग होगा, है ना? तो इस वजह से एएमआर के प्रभाव में सबसे पहला तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सामान्य संक्रमण को भी जानलेवा बना देता है। दूसरा इसका प्रभाव हमारे ऊपर आर्थिक रूप से देखने को मिलता है, क्योंकि एएमआर की वजह से एक सामान्य से संक्रमण का इलाज भी कठिन हो जाता है। ये इलाज लंबा चलता है और एक सामान्य सी बीमारी जब लंबे समय तक आपके साथ बनी रहती है, आप उससे ठीक नहीं हो पाते हैं, तो उसका इलाज भी लंबा चलता है, आपके खर्च बढ़ते हैं, अस्पताल में आप ज़्यादा दिन बिताएँगे, तो इससे आपके ऊपर जो है वो एक आर्थिक बोझ पड़ता है। डब्ल्यूएचओ के माने तो 2050 तक एएमआर के कारण वैश्विक जीडीपी को भारी नुकसान होने वाला है। तीसरा इसका प्रभाव हम देखते हैं, ये एक वैश्विक खतरे के रूप में तब्दील होता जा रहा है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने एएमआर को टॉप 10 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स में रखा है। यानी ग्लोबल पब्लिक हेल्थ को जो सबसे 10 बड़े खतरे हैं उनमें से एक है एएमआर। और डब्ल्यूएचओ की माने तो 2050 तक एएमआर के कारण प्रति वर्ष 1 करोड़ मौतें होंगी। तो इसके प्रभाव को देखते हुए आप इसकी व्यापकता को समझ सकते हैं कि आखिर क्यों इसे अगले वैश्विक स्वास्थ्य संकट के रूप में देखा जा रहा है। भारत में इसकी स्थिति की बात करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक उपभोक्ता है। आपने भी अपने आसपास या अपने परिवार में देखा ही होगा कि कुछ भी होता है एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं ताकि बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। तो इसकी वजह से होता ये है कि हम उस एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं करते और जिस सूक्ष्मजीव की वजह से हमें परेशानी हो रही थी वो सूक्ष्मजीव और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट में बताया गया कि कई सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे आप देखेंगे क्लेब्सिएला न्यूमोनियाई, ये बैक्टीरिया इन्होंने क्या किया है, सामान्य एंटीबायोटिक पर अपने अंदर एक प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर ली है। और भारत में
एएमआर की क्या स्थिति है, इसके लिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी एनसीडीसी ने एक एएमआर सर्वेलेंस नेटवर्क भी बनाया है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसका जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा व्यापक है, जो इसे एक अगले वैश्विक संकट के रूप में तब्दील कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इससे निपटने के लिए कई सारी नीतिगत पहलें की गई होंगी। तो इन नीतिगत पहलों को हम दो स्तर पे देख सकते हैं। एक तो राष्ट्रीय स्तर पे यानी भारत के स्तर पे, और दूसरा वैश्विक स्तर पे। अगर हम भारत के स्तर पे बात करें तो एएमआर से निपटने के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान 2017 से 2021 तक लाया गया था। इसमें दरअसल वन हेल्थ अप्रोच को अपनाया गया था। वन हेल्थ अप्रोच क्या होता है मैंने आपको अभी बताया है। इसके साथ साथ निगरानी, जागरूकता और दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग पर भी जोर दिया गया था। इसके अलावा आप देखें, भारत सरकार ने रेड लाइन कैंपेन चलाया था, जिसमें एंटीबायोटिक्स के पैकेट पे इस तरीके की एक लाल लाइन जो है वो खींचकर जनता को सावधान किया जाता था कि अगर किसी एंटीबायोटिक के पैकेट पे ऐसी रेड लाइन है तो उस एंटीबायोटिक को आप बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा आप देखेंगे कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पशुपालन में एंटीबायोटिक्स के उपयोग पर भी नियंत्रण लगाया। तो ये राष्ट्रीय स्तर की कुछ पहले हैं। अगर हम वैश्विक स्तर पर इसके पहलों की बात करें, क्योंकि एएमआर से सिर्फ भारत नहीं परेशान है, एएमआर से पूरा विश्व परेशान है, और पूरे विश्व भर में एएमआर की वजह से हमें लाखों मौतें देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है वैश्विक स्तर पर भी इससे निपटने के लिए कुछ न कुछ प्रावधान जरूर होंगे। तो सबसे पहले तो डब्ल्यूएचओ इस दिशा में काम कर रहा है, और वो 2015 से ही काम कर रहा है। दरअसल डब्ल्यूएचओ ने 2015 में ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एएमआर लेके आया था। फिर डब्ल्यूएचओ की ग्लास पहल है, ग्लास यानी ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्वेलेंस सिस्टम। इसके अलावा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इन दोनों के बीच में सहयोग की स्थिति भी हमें देखने को मिलती है, और ये दोनों मिलकर एएमआर से लड़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दोस्तों कुछ पहले थी, और ये हमारा आज का चर्चा था। तो आज की इस चर्चा के माध्यम से आपने ये समझा होगा कि एएमआर किस तरीके से काम करता है, एएमआर आखिर होता क्या है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या प्रभाव हैं, कैसे प्लास्टिक को पचाने वाले सूक्ष्म जीवों में एंटी जो बायोटिक प्रतिरोधी जीन विकसित हो गए हैं, वो हमारे लिए एक नए खतरे के रूप में सामने आए हैं। क्योंकि प्लास्टिक जो प्रदूषण वर्तमान विश्व की एक सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। तो अगर ऐसी स्थिति में प्लास्टिक, जो कि एक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, यानी पीओपी है, एक ऐसा पोल्यूटेंट जो लंबे समय तक हमारे पर्यावरण में बना रहता है, तो अगर इस प्रदूषक को कोई सूक्ष्मजीव जल्दी से डिग्रेड कर देता है तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और ये प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में भी मददगार साबित हो सकता है। लेकिन इसका डाउनसाइड हमने क्या देखा कि उन सूक्ष्मजीवों ने प्लास्टिक को तो तोड़ा, लेकिन अपने अंदर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विकसित कर लिया है ना? तो ये हमारे लिए खतरा है। तो आज की इस चर्चा के आधार पे दोस्तों आप इस प्रीलिम्स के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एएमआर केवल बैक्टीरिया में विकसित होता है और वायरस, फंगस या परजीवी में नहीं पाया जाता। वन हेल्थ अप्रोच का संबंध एएमआर नियंत्रण से है, क्योंकि यह मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को एकीकृत दृष्टि से देखता है। तीसरा, भारत सरकार का रेड लाइन अभियान आम जनता को यह चेतावनी देने के लिए है कि चिन्हित दवाओं का उपयोग केवल चिकित्सक की सलाह पर ही किया जाना चाहिए। और चौथा, हाल के शोधों में पाया गया कि प्लास्टिक को पचाने वाले सूक्ष्मजीव भी एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन अपने अंदर रखते हैं। तो ये तो प्रीलिम्स का सवाल है, आपके ऑप्शंस यहाँ पे रहे। इस चर्चा के आधार पे आप मेंस का सवाल भी लिख सकते हैं कि भारत में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बढ़ते संकट के कारणों और प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। तो ये दोस्तों आज का हमारा सेशन था। आज के सेशन से मैं उम्मीद करता हूँ आपको फ़ायदा हुआ होगा। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता चला होगा, और किस तरीके से ये बहुत ज़रूरी टॉपिक आपके साइंस एंड टेक का हो जाता है, इसके बारे में भी आपको पता चला होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको मेरे चैनल पे लक्ष्मीकांत की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।